हाय फ्रेंड्स, तो ये हमारा धूमकेतु जो हमारा निबंध है हिंदी का, ठीक है, उसी का 6 नंबर वीडियो है। 1 से लेकर 5 नंबर वीडियो इस चैप्टर पे बन चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो आए थे उनको देख सकते हैं। 1 से 4 नंबर वीडियो में हम लोग ने जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ा था, एक एक लाइन को समझा था। 5 नंबर वीडियो में हम लोग ने धूमकेतु जो चैप्टर है हमारा, उस पर जो कुछ बड़े क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को देखा था। और ये जो हमारा छठा नंबर वीडियो है, 6 नंबर वीडियो है, इसमें भी हम लोग धूमकेतु से रिलेटेड बड़े वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन छोड़ के रखे हैं, ठीक है, या कुछ वीडियो छोड़ के रखे हैं, तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार पूरा आप वीडियो जाके देख लीजिए, आपको ये सारे आंसर आपको हम वहीं डिस्कस कर चुके थे, उसी को एक अच्छे तरीके से मैनर वे में सजा के यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे या फिर एक बार किताब को रीडिंग किए होंगे तब, ठीक है। और हम लोग जो MCQ भी आपको दिए थे, हो सके आप लोग MCQ कर लिए होंगे, सारे MCQ सॉल्व कर लिए होंगे। अगर कोई छूटा होगा तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम आंसर आपको दे देंगे, नहीं तो हम कुछ दिन बाद उसका सॉल्यूशन भी वहाँ डाल देंगे। समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन आज का वीडियो क्या है, धूमकेतु के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग की रचना कैसे होती है, ठीक है। इसके क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, और चाहे तो आप खुद से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसको वीडियो को रोकिए यहाँ पे और खुद से एक बार आंसर को लिखने का ट्राई कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। समझ में आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे आंसर लिखा देते हैं। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, सिर, नाभिक, पुच्छ, सबको पता है, ठीक है। नाभिक की रचना कैसे होती है, ऐसे सेपरेट 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है, कि धूमकेतु के नाभिक की रचना कैसे होती है, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। धूमकेतु की पूंछ की रचना कैसे होती है, ये आपको लिखना पड़ेगा। धूमकेतु का सिर की रचना कैसे होती है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अलग अलग भी पूछ सकता है, इधर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है डायरेक्ट बड़ा वाला क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे भी आपको पूछे आपको ये वाला लिख देना है, ठीक है। पूछेगा सिर के बारे में सिर्फ पूछेगा तो ये वाला लिख देना है, पूंछ के बारे में सिर्फ पूछेगा तो ये वाला लिख देना, और नाभिक की रचना किन किन चीज़ों से मिलकर हुई तो ये आप लिख सकते हैं। या बोलेगा पूरा धूमकेतु कैसे बना है, तो आपको पता है एक नाभिक होता है, ऊपर वाला ऐसे ऐसे गैस फैल जाता है, फिर पीछे में ऐसे फैल जाता है पतला सा, तो ऐसे धूमकेतु की रचना होती है। ये सब हम लोग चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी सिर्फ जल्दी जल्दी इसका आंसर लिख देते हैं। तो ऐसे लिखेंगे मैनर वे में। देखिए कैसे लिखा हुआ है। पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग क नंबर में नाभिक लिखेंगे, क्योंकि नाभिक से ही पूंछ और सिर बना है, इसीलिए लिखेंगे नाभिक की रचना कैसे होता है। या धूमकेतु का मध्य भाग है, देखिए ये वाला मध्य भाग, इसके आगे सिर होता है, इसके पीछे पूंछ होता है, तो ये बीच वाला भाग होता है, ठीक है। मध्य भाग है, इसकी रचना धूलकण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े विभिन्न प्रकार के गैस बर्फ के मेल से होती है, ठीक है। धूमकेतु का अधिकांश द्रव इसी भाग में रहता है। किसी धूमकेतु का व्यास आधे किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकता है। ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको अच्छा से कैसे सजा के लिखना है वही हम समझाएंगे, ठीक है। सिर की रचना अगर पूरा डिटेल में आपको समझना है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। सिर की रचना, जब कोई धूमकेतु सूर्य के समीप पहुंचता है तो सूर्य के ताप से धूमकेतु का नाभिक गर्म हो जाता है और नाभिक की बर्फीली गैसें तथा धूलिकण बाहर निकलते हैं, जिससे सूर्य के सामने नाभिक की गैसें फैलकर चमकने लगते हैं, जिससे धूमकेतु के सिर का निर्माण होता है। धूमकेतु के सिर का घेरा लाखों किलोमीटर हो सकता है। सूर्य से धूमकेतु के दूरी के अनुसार सिर का जो घेरा है वो बढ़ता घटता रहता है। और तीसरा भाग धूमकेतु क्या है, पूंछ की रचना कैसे होती है। धूमकेतु के नाभिक से निकली हुई गैस सौर वायु अथवा विकिरण के दाब से बहुत दूर तक फैलती और चमकती है, इसे ही धूमकेतु की पूंछ कहते हैं। कुछ धूमकेतु की पूंछ 20 करोड़ किलोमीटर तक फैल सकती है या हो सकती है। तो ये नाभिक, सिर और पूंछ की रचना कैसे हुई आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप अपने तरीके से भी इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, बहुत इजी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात क्या, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि धूमकेतु की पूंछ की रचना कैसे हुई है, ठीक है। तो ये दोनों आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ये आपको नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ धूमकेतु के पूंछ के बारे में लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा धूमकेतु की पूंछ ऐसे, उसकी रचना ऐसे हुई। डायरेक्ट देखिए 3 क्वेश्चन इसमें है, धूमकेतु के सिर की रचना कैसे हुई, धूमकेतु की पूंछ की रचना कैसे हुई, सॉरी पूंछ ये है, और धूमकेतु के नाभिक की रचना कैसे हुई। ये 3 क्वेश्चन सेपरेट भी पूछ सकता है, इधर बड़ा वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप लोग उसको हर प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पहले अच्छे से नोट डाउन करिए, हम दूसरा क्वेश्चन लिखाते हैं। पहले इसको अच्छे से समझ के नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए आप लोग।
अब देखिए हम लोग का दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है हम लोग से, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में क्यों रहती है। इसका हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसका डिटेल डिस्कशन कर चुके थे। यह आंसर देखिए कैसे लिखे, जब कोई धूमकेतु सूर्य के समीप पहुंचता है तो नाभिक से निकलती गैसें और सौर वायु विकिरण के कारण फैलती और चमकती है, जिसे उस धूमकेतु का पूंछ कहते हैं। चूंकि यह पूंछ सौर वायु अथवा विकिरण के प्रभाव से फैलती है और चमकती है, इसलिए यह सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। ये सब हम लोग डिटेल डिस्कशन चैप्टर पढ़ते समय किए थे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम आंसर के बारे में ही जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, और क्या, धूमकेतु किस नियम के अपवाद है। अपवाद मतलब उल्टा, उल्टा बोलेंगे मतलब सारी दुनिया इधर जा रहा है, ये अकेला आदमी इधर जा रहा है, तो हम बोलेंगे ये अकेला आदमी जो इधर जा रहा है वो क्या है, सारी दुनिया का जो नियम है, जैसे चलने का नियम, उसके क्या है, अपवाद। मतलब सारी दुनिया इसको को बोलता है, एक बोलता है, कोई एक ऐसा आदमी होगा जो इसको दो बोलेगा, तो हम बोलेंगे क्या, वो सारी दुनिया के उल्टा काम कर रहा है, मतलब वो सारी दुनिया के क्या है, अपवाद है, वो उस नियम को नहीं मानता। अपवाद मतलब एक्सेप्शन, जो एक नियम को, पार्टिकुलर नियम को सारी दुनिया जो फॉलो करे उसको नहीं मानता, उसको हम बोलेंगे वो अपवाद है। ठीक है, तो उसी प्रकार धूमकेतु भी क्या है, धूमकेतु किस नियम के अपवाद है, मतलब ये भी किसी नियम को, पूरी जो ग्रह उपग्रह है किसी नियम को पालन करती है, लेकिन वो इस नियम को नहीं मानता होगा, इसलिए धूमकेतु को अपवाद बोला गया है। किस नियम का अपवाद है, देखिए, सौर मंडल के सारे ग्रह उपग्रह एक समतल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पर धूमकेतु किस नियम के अपवाद है। धूमकेतु ग्रहों के समतल के साथ कुछ अंशों का कोण बनाकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उसको लगता होगा भैया ये हाथ ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आप लोग को समझाए थे ऐसे करके समतल में इस प्रकार के धूमकेतु ऐसे करते हैं, वही मेरा हाथ ऐसे चल रहा है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, लेकिन ऐसे धूमकेतु को अक्सर अपने हाथ से जान होना पड़ता है। ये एक लाइन दे देगा और इस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, इस प्रकार का एक लाइन दे देगा, उस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, प्रस्तुत अंश के लेखक कौन है और प्रस्तुत वाक्य का आश्रय स्पष्ट कीजिए, प्रस्तुत अंश का आश्रय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन, इसमें एक मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इसका उत्तर भी 1 का उत्तर, 2 का उत्तर, 3 का उत्तर। ऐसे तो क्वेश्चन में आपको क ख ग लिखा रहेगा, तो क लिखिएगा उत्तर लिखिएगा, ख लिखिएगा उत्तर लिखिएगा, ग लिखिएगा उत्तर, तीनों का एक ही साथ मत लिखिएगा, आपको नंबर काट देगा वो। ठीक है, इसलिए ऐसे करके लिखिएगा। ये भी आपको क्वेश्चन कैसे लिखना वो भी आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। थोड़ा सर्दी हो गया तो हो सके आपको मेरा आवाज़ मैंने सही से सुनाई ना दे रहा हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज भर। ठीक है, प्रस्तुत अंश धूमकेतु नामक पाठ से लिया गया। पहला का आंसर क्या होगा, प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया, तो धूमकेतु नामक पाठ से लिया गया। प्रस्तुत अंश के लेखक कौन है, तो सबको पता है गुणाकार मूल्य जी इसके लेखक है। इसमें बोला क्या गया है, लेकिन ऐसे धूमकेतु अक्सर अपने हाथ से जान धोना पड़ता है। यहाँ पे बोलने का मतलब इसका आश्रय स्पष्ट कीजिए, मतलब इसको व्याख्या कीजिए या भाव स्पष्ट कीजिए या भावार्थ लिखिए। लाइन के माध्यम से लेखक हमें समझाने की क्या कोशिश करते हैं या लेखक हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको लिखते हैं। ऐसे धूमकेतु जो छोटी अंडाकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वे 3 से 10 साल में सूर्य की एक परिक्रमा तो कर लेते हैं, परंतु सूर्य के प्रभाव से जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ऐसे जैसे बियला का धूमकेतु। तो पूछ देगा एग्जाम में कि छोटे अंडाकार में जो धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनका क्या होता है, और एक उदाहरण के माध्यम से लिखो। तो ये आपको ये वाला उत्तर लिखना पड़ेगा, या फिर ऐसे पूछेगा तो ये वाला आपको लिखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे हर प्रकार का क्वेश्चन आपको लिखा दिए हैं। ठीक है, इसी से घुमा फिरा के आपको पूछेगा, उसको आप समझिएगा और ये लिखेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। छोटे अंडाकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करने वाले धूमकेतु क्या होते हैं, सूर्य के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण में पूछेगा, एक उदाहरण के साथ लिखो, तो उसका उदाहरण क्या है, बियला का धूमकेतु। ठीक है, बियला का धूमकेतु। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, 3, 2, 3, 4, पहला वाला क्वेश्चन 3, 4, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से समझिए इसको। ठीक है, और क्वेश्चन हम अभी करवाते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो आप लोग। अब देखिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा 3 क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, बियला के धूमकेतु के विषय में क्या जानते हो। ठीक है, बियला के धूमकेतु के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये छोटे अंडाकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसके बारे में भी आपको पूछ सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, मतलब बियला के धूमकेतु से संबंधित कोई प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको देख लीजिएगा और यहाँ से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। देखिए, वे धूमकेतु जो छोटे अंडाकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हीं में से एक बियला का धूमकेतु
है जो 7 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करती है। इसे 1832, 1839 और 1845 में देखा गया, परंतु 1845 में यह धूमकेतु सूर्य के प्रभाव से नष्ट होकर टुकड़ों में बट गया। 1872 में ईस्वी में देखा गया कि जिस स्थान पर बिएला का धूमकेतु प्रकट होता है वहाँ उल्काओं की वर्षा हो रही है। तो इतना ही हम लोग बिएला के धूमकेतु के बारे में जानते हैं कि बिएला का धूमकेतु ऐसे धूमकेतु का एक उदाहरण है जो छोटे अंडाकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, लेकिन सूर्य के प्रभाव से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये 7 साल में सूर्य की परिक्रमा तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन सूर्य के ताप के कारण ये क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसे 1832 में एक बार देखा गया, 1839 में एक बार देखा गया और 1845 में इसे आकाश की ओर लोग निहार रहा था कि ये धूमकेतु दिखाई देगा, लेकिन सूर्य के प्रभाव से ये टुकड़ों में बट गया। फिर 1872 में इसकी प्रतीक्षा हो रही थी कि फिर ये घूम के आएगा इस स्थान पे, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे और टुकड़ों में बट के ये उल्काओं के रूप में हमारे जो धरती है आकाश में दिखाई दिया। तो ये हम लोग को धूमकेतु के बिएला के धूमकेतु के बारे में जानते हैं। अब बिएला का धूमकेतु मतलब क्या, बिएला नामक कोई ज्योतिषी होगा, ठीक है, वैज्ञानिक होगा जिसने उस धूमकेतु के बारे में हमें जानकारी दी, उसी के सम्मान में हम लोग बिएला का धूमकेतु से कहते हैं। हेली का धूमकेतु का हेली का धूमकेतु था, ठीक है, जैसे बोलते हैं ये हमारा जमीन है, हमारा घर है, ऐसा नहीं। हेली ने उस धूमकेतु के बारे में जानकारी दी, इसलिए उनके सम्मान में हम उसको हेली का धूमकेतु कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। धूमकेतु से अब कोई डरता नहीं है, क्यों? पहले के ज़माने में धूमकेतु से लोग डर के मारे बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन क्या हम तुमको धूमकेतु के बारे में पढ़ाए तो कभी भी तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कि धूमकेतु आके पृथ्वी से टकरा के पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? ऐसा नहीं, क्योंकि अब धूमकेतु के बारे में धूमकेतु से कोई डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि अब हमें धूमकेतु के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त है, ठीक है। हमें क्या क्या प्राप्त है उस आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि धूमकेतु पृथ्वी से टकराने की संभावना ना के बराबर है, और नहीं टकराएगा तो हम उससे डरते भी नहीं। उसी को देखिए कैसे अच्छे तरीके से लिखे हैं। पुराने समय में जब धूमकेतु के विषय में लोगों को जानकारी नहीं थी तो लोग इसे भयंकर खतरे का सूचक मानते थे। लोग इसे देखकर बीमार पड़ जाते थे, कई लोग तो डर के मारे मर जाते थे। लेकिन अब इन धूमकेतु से कोई डरता नहीं है, क्योंकि अब हमें पता है कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर है, चंद्रमा से बहुत ज़्यादा दूर। ये किन्होंने बताया था? आप लोग इसको पता है तो बता सकते हैं हमें कमेंट में, ठीक है, कि ये बात जो है पृथ्वी से बहुत ज़्यादा, धूमकेतु जो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, चंद्रमा से भी बहुत ज़्यादा दूर, ये किन्होंने बताया था, बताना हमको, ठीक है। और धूमकेतु की पूंछ हमारे पृथ्वी से गुजर सकती है, परंतु किसी धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने की संभावना ना के बराबर, इसीलिए अब इन धूमकेतु से कोई डरता नहीं है, ठीक है। सबको पता है कि धूमकेतु जो होते हैं पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, चंद्रमा से भी बहुत ज़्यादा दूर। जब चंद्रमा कभी पृथ्वी से टकराता नहीं है तो जो धूमकेतु वो भी कभी पृथ्वी से टकराएगा नहीं, ठीक है। धूमकेतु की जो पूंछ होती है वो तो पृथ्वी से गुजर सकती है, 20 करोड़ किलोमीटर पूंछ लंबी होती है, धूल से बना होता है, वो पृथ्वी के सामने से गुजर सकती है, समीप से गुजर सकती है, लेकिन उसका पृथ्वी पे कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाई दिया या नहीं दिखाई देगा। इसलिए धूमकेतु सब कोई डरता नहीं है, क्योंकि हम जिसके बारे में जान लेते हैं उसके बारे में कुछ डरते नहीं है, ठीक है। जिसके बारे में हमको नहीं पता रहता है ना, उसी से हम डरते हैं, ठीक है। और जिसके बारे में हमको सब कुछ पता है, उससे हम फैमिलियर है, तो हम उससे कभी डरते नहीं है। ये मानसिकता है, मनुष्य की मानसिकता है। इसलिए धूमकेतु के बारे में पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब वो हमको सबको धूमकेतु के बारे में जानकारी है कि धूमकेतु क्या है, गैस का बना हुआ है, धूमकेतु से टकराने की संभावना ना के बराबर, इसीलिए अब धूमकेतु से कोई डरता नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन, हेली के धूमकेतु के पास किन किन यानों को भेजा गया है और उनसे हमें धूमकेतु के विषय में क्या जानकारी मिली है? किस धूमकेतु के विषय में? तो हेली के धूमकेतु के विषय में, ठीक है। ये सब जो चैप्टर है बेसिकली किस धूमकेतु के विषय में है? हेली के धूमकेतु के बारे में है। तो बोलेगा हेली के धूमकेतु के पास किन किन देशों ने किन किन यानों को भेजा उसका वर्णन करो, या फिर उनसे हमें क्या जानकारी मिले उसका वर्णन करो। तो ये आप लिख सकते हैं। जब 1985 से 86 ईस्वी के मध्य हेली का धूमकेतु पृथ्वी के समीप आया तो सोवियत संघ ने बीहे नामक 2 यान, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जोतो यान और जापान ने भी 2 यान हेली के धूमकेतु के पास पहुंचे। बीहे यानों की मदद से जोतो यान को हेली के धूमकेतु के नज़दीक भेजा गया, जिसपे लगे कैमरे और उपकरणों के मदद से हमें हेली के धूमकेतु के विषय में अनेक जानकारियाँ मिली। जैसे धूमकेतु का व्यास 16 × 9 किलोमीटर है, प्रति सेकेंड धूमकेतु से 10 टन धूलि और 30 टन गैसें उत्सर्जित होना
मतलब निकलना, किसी चीज़ से निकलना। 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। उत्सर्जित पदार्थ मतलब हमारे शरीर से जो भी चीज़ें गंदगी निकलती है, जो भी चीज़ें निकलती है हम उसको बोलते हैं उत्सर्जित। उसी प्रकार धूमकेतु का नाभिक होगा, उससे क्या होगा, विभिन्न प्रकार गैस धूल कर निकलती होगा, उसी को बोलेंगे उत्सर्जित। तो 10 टन धूलि और 30 टन क्या होता है, गैसें उत्सर्जित होती है, जिससे उसकी पूंछ बनती है। इन धूलि और जो गैसें निकलती है उससे क्या होता है, धूमकेतु की पूंछ बनती है, जिसकी चक्रण का 54 घंटे की होती है। तो ये हमारा धूमकेतु के जो क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन किसी चैप्टर में भी नहीं करा है। क्यों नहीं करा है, क्योंकि पहले ही बोले थे इससे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के फेंकता है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। हम खुद फंस गए थे, ठीक है, लेकिन हम कर लिए थे, ठीक है। इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम लोग इसका क्वेश्चन मिस करो, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, एक एक लाइन से 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, पूरा तुम लोग को यहाँ पे हम लिखा चुके हैं, MCQ का भी क्वेश्चन दे दिए, तुम लोग अब इसको अच्छी तरीके से, अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस धूमकेतु को कैसे पढ़ोगे, इस चैप्टर को किस प्रकार से याद रखोगे, सब कुछ हम दे चुके हैं, ठीक है। जितना मेरे पास था, जितनी मेरी सामर्थ्य थी, जितना क्वेश्चन हमको बना सकते थे, जितना बोर्ड में आया होता, सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड पे हम यहाँ लिखा चुके हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से फेर में उतार के अच्छे से याद करेंगे तो आपको इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप सिर्फ ऐसे देख लिए हैं और उतारे नहीं है, कभी याद नहीं किए, रिवीजन नहीं किए, तो आपसे बहुत प्रॉब्लम होगा आपको एग्जाम में, समझ गए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का क्या, हम लोग कविता 4 को पढ़ चुके हैं, एक कहानी भी पढ़ चुके हैं, उसने कहा था, ठीक है। और ये हमारा एक निबंध था जो धूमकेतु था। 2 निबंध है हम लोग का, एक धूमकेतु, एक जो नौबत खाने में इबादत, तो उसको थोड़े समय बाद पढ़ेंगे। अभी हमारा धूमकेतु खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग एक नया चैप्टर की तरफ जाएंगे। हम सोच रहे हैं एक्चुअली में जो तुम्हारा ग्रामर पोर्शन है वो भी 15 मार्क्स का आता है, तो उसकी तरफ कुछ बढ़े, ठीक है। तो हम हो सके अगले वीडियो से ग्रामर ही स्टार्ट करेंगे, बेसिक से, कि तुम लोग का मतलब बहुत कम ग्रामर है, लेकिन उनको समझने के लिए थोड़ा बेसिक की जरूरत पड़ेगी। जैसे इंग्लिश में तुम लोग बेसिक्स पढ़ा है, तो थोड़ा 1-2 वीडियो में हम बेसिक्स पढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे ग्रामर में बढ़ेंगे। समझ में आ गया आगे क्या करना है। अब तुम लोग इसको अच्छे से उतार लेना, सारे टॉपिक को याद रखना, ठीक है। फेयर वर्ड बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।